ऑल्दो ये सारी चीजें हमने लास्ट टर्म पे डिस्कस कर ली थी, ये जो रिवीजन पोर्शंस थे। ठीक है, तो बच्चों रीअब्जॉर्प्शन हमेशा यूजफुल चीजों का होगा और सिक्रेशन हमेशा वेस्ट या टॉक्सिक सब्सटेंस का होगा। ठीक है, हाँ, लेकिन कब होगा? आफ्टर फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन हो जाने के बाद ये सारी चीजें होती हैं। अब बच्चों एक और क्वेश्चन आपकी मेरी तरफ से आपके लिए, रीएब्जॉर्प्शन ब्लड का कौन सा पार्ट कराता है? क्या वो एफेरेंट आर्टीरियोल कराता है, पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज कराती हैं, या फिर वासा रेक्टा कराता है? ओके श्रेयांश, गुड। अनामिका ठीक है। मेनली यही दोनों मिलकर के रीएब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन कराते हैं, पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज और वासा रेक्टा। जबकि एफरेंट आर्टीरियल क्या कराता है बच्चों? ये सिर्फ फिल्ट्रेशन कराता है। ठीक है, और ये दोनों मिलकर के क्या कराते हैं? रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन कराते हैं बच्चों। नेफ्रॉन कितने तरह के होते हैं और उसमें सबसे यूजफुल नेफ्रॉन कौन सा है बच्चों? हाँ स्नेहा, गुड। बताइए, नेफ्रॉन कितने टाइप्स के होते हैं और यूजफुल वाला कौन सा है उसमें? थ्री टाइप्स के नेफ्रॉन। हाँ स्नेहा, आपका सही है। सोनिया एक बार और देखिए अपना आंसर। श्रेयांश ठीक है, गुड आंसर। अनामिका नहीं, थ्री टाइप के कैसे हो गया? मंतशा गुड। अंजलि थ्री टाइप्स। मैं नेफ्रॉन की बात, मैं किडनी की बात नहीं कर रहा हूँ। आप सब थ्री टाइप्स कह रहे हैं। किडनी तीन टाइप की होती है, प्रोजोनेफ्रिक, मीजोनेफ्रिक, मेटानेफ्रिक। मैं किडनी मैं नेफ्रॉन्स की बात कर रहा हूँ। आपके मेटानेफ्रिक किडनी में कितने तरह के नेफ्रॉन्स हैं? हाँ सोनिया, आप सही है। सलोनी ठीक है। अनामिका गुड। हाँ, इसमें से यूजफुल कौन सा है सिर्फ श्रेयांश ने ही बताया। इन दोनों में से एक है आपका कॉर्टिकल नेफ्रॉन और एक का है जक्स्टामेडुलरी। कॉर्टिकल और जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन, इन दोनों में से यूजफुल कौन सा है? विनीता ने ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया, सेकंड है बोल दिया, ये भी ठीक है। हाँ ठीक है बच्चों, जक्स्टामेडुलरी इज मोर यूजफुल बिकॉज जिसके अंदर जितना ज्यादा जक्स्टामेडुलरी होगा वो उतना ही ज्यादा क्या बचा पाएगा अपना? क्या बचा पाएगा बच्चों? गुड बच्चों, वाटर। हाँ शाबाश अनामिका रितु, वो अपना उतना ही वाटर बचा पाएगा। अब एक एनिमल का एग्जांपल बताया था बच्चों मैंने, जो अपना पूरा वाटर बचा लेता है इसके हेल्प से। हाँ, कंगारू रैट। मंतशा श्रेयांश गुड। अनामिका गुड। ठीक है बच्चों, शाबाश। अब मैं आगे की स्लाइड्स पे बढ़ता हूँ। रितु ने कहा लिटिल कंगारू रैट। चलिए ठीक है, लिटिल हो चाहे ओल्ड हो। विनीता कंगारू नहीं होगा, कंगारू रैट होगा। ओके बच्चों, लेट मी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। द वेरी फर्स्ट पार्ट दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। इसमें कुछ चीजें मैथमेटिकल है, आप लोगों को पढ़नी चाहिए और जाननी चाहिए बच्चों। देखिए, जी रितु बताइए, कुछ कहना चाह रही हैं आप? अच्छा, ऐसे ही हैंड रेस किया। लिसन केयरफुली बच्चों, बहुत ही अच्छे से सुनिएगा और दिमाग लगा करके। सबसे पहला और मेजर स्टेप होता है बच्चों, इट्स ओके इट्स ओके, जहां पर आपका ब्लड फिल्टर किया जाता है। तो ब्लड के फिल्टर करने में, ठीक है, क्या क्या चीजें छोड़ दी जाती हैं? जब ब्लड को फिल्टर किया जाता है तो क्या क्या चीजें छोड़ दी जाती हैं? सेल्यूलर पार्ट, सॉरी,
formed elements plus plasma protein। ठीक है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स छोड़ दिए जाते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, और प्लाज्मा प्रोटीन्स छोड़ दी जाती हैं, फिब्रिनोजेन, ब्यूलिन। इन सब को छोड़कर बाकी हर चीज क्या कर ली जाती है, फिल्टर आउट कर ली जाती है बच्चों। वो देखो अभी गुड मॉर्निंग करता हुआ आ रहा है पुलकित, आफ्टरनून हो गया भाई। तो अब क्या है, आपके प्लाज्मा का न्यूट्रिएंट भी चला गया, अच्छा खासा पानी भी चला गया, सॉल्ट्स भी चले गए, सब कुछ चला गया आप फिल्ट्रेट में। वो फिल्ट्रेट जो आगे चल के यूरिन बनने वाला, उसमें सब कुछ चला गया। तुम्हारे बॉडी की हार्मफुल चीजें तो गई ही, लेकिन बहुत सारी यूजफुल चीजें भी चली गई। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन ये बनता है, अगर सारा वाटर चला गया तो ब्लड फ्लो कैसे होगा, या मिनरल न्यूट्रिएंट्स चले गए तो ब्लड फ्लो कैसे होगा? ब्लड में तो पानी रहेगा नहीं, तो फिर ब्लड फ्लो कैसे होगा? एनीवन और एनी गेस? वाटर लेस अमाउंट में जाता है। अंशु बोलिए कुछ अंशु कुछ कहना चाह रहे क्या? बोलिए सर सर बोलिए बोलिए, कुछ कहना चाह रहे? मेरा चैट आपके पास नहीं जा रहा है। चैट नहीं जा रहा? नहीं आपका नहीं आ रहा। हाँ सर एक बार फिर से बता दीजिए। अभी तो मैंने बताया, कहाँ अभी तो मैं पूछ रहा हूँ बस। मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर ब्लड फिल्टर हो जा रहा है, ठीक है, उसमें का पानी भी फिल्टर हो जा रहा है, न्यूट्रिएंट भी फिल्टर हो जा रहा है, सॉल्ट भी फिल्टर हो जा रहा है, तो ब्लड का तो मेन चीज पानी था ना, जिसके वजह से वो फ्लो कर रहा था। पानी फिल्टर हो गया तो ब्लड फ्लो कैसे करेगा? अंशु वाला आप एक बार फिर से ज्वाइन करने की कोशिश कीजिए, हटके देखिए, शायद तब चैट होना स्टार्ट हो जाए। कुछ बच्चों के साथ कभी कभी ये हो जाता है प्रॉब्लम। हाँ तान्या, गुड आफ्टरनून। ये बच्चे धीरे धीरे आ रहे हैं, खैर आ रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। तो बच्चों, जो मेरा क्वेश्चन था उसका आंसर यही है कि तुम्हारे किडनी में जो ब्लड का फ्लो होता है, एक पर्टिकुलर टाइम में जो ब्लड फ्लो करता है एक किडनी के अंदर, वो 625 या 630 के अराउंड करता है। ठीक है, 625 या फिर 630 के अराउंड में करता है। इसको हम रीनल प्लाज्मा फ्लो बोलते हैं, एमएल। ठीक है, एक पर्टिकुलर मिनट में इतना फ्लो करता है, इसको हम रीनल प्लाज्मा फ्लो बोलते हैं। इसको याद रखिएगा टर्म, रीनल प्लाज्मा फ्लो बोलते हैं। नाउ द थिंग इज दैट, क्योंकि ब्लड का फ्लो बहुत तेज है और किडनी सारा ब्लड एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, ठीक है, तो किडनी सिर्फ इसका 20% ब्लड ही फिल्टर कर पाती है। ठीक है बच्चों, यही वजह है कि ब्लड में फ्लूइडिटी और न्यूट्रिएंट का कंटेंट बहुत ज्यादा कम नहीं होता फिल्टर होने के बाद भी, क्योंकि किडनी सिर्फ 20% ही फिल्टर आउट कर पाती है 1 मिनट में। ठीक है, तो 20 मिनट, हाँ मैं बता रहा हूँ, 20%, 620 ml का 20% समवेयर अराउंड 125 ml होगा। ठीक है, 620 to 630 का जो एक एवरेज आइडियल माना गया है 120 ml पर मिनट माना गया है। ठीक है, इसको हम जीएफआर कहते हैं, मतलब 1 मिनट में आपकी किडनी ने कितना फिल्ट्रेट निकाला ब्लड में से। तो इस 620 में से 125 ml इसने निकाला, अप्रोक्स 20%। इसको हम जीएफआर बोलते हैं या फिर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बोलते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, आप लोग चाहो तो कॉपी कर सकते हो। इट इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन rate. So glomerular filtration rate will be the 20% of renal plasma flow. Okay, and that's how we have
conserved our water, salts, minerals, and other necessary products in blood. अगर हम 125 ml को देखिए, 125 ml 1 मिनट में फिल्ट्रेट बन रहा है, और यही फिल्ट्रेट आगे चल के क्या बनेगा? यूरिन बनेगा। ठीक है, अब सोचिए 1 मिनट में इतना फिल्ट्रेट बन रहा है तो 1 घंटे में कितना बनेगा? इंटू 60 कीजिए। अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। जिज्ञासा नहीं कर पा रही है तो वो देख लेगी वीडियो, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो बच्चों कीजिए मल्टीप्लाई 125 × 60। 1 घंटे में आपके अंदर कितना यूरिन या फिल्ट्रेट बनेगा? 7500, अप्रॉक्स 7.5 लीटर। ठीक है बच्चों, अब ये बताइए एक दिन में कितना बनेगा? अभी 7.5 को इंटू 24 कीजिए, एक दिन में कितना बनेगा? हाँ ठीक है मंत्र स्नेहा, एक दिन में कितना बनेगा बच्चों? 7500 इंटू 24 कीजिए। ओके, it will be approx 180 liter. It will be approx 180 liter. Now think. हाँ, मतलब 180,000 ml कर लीजिए या 180 लीटर कर लीजिए। इसको 180 लीटर ही लिखिए। इससे थोड़ा क्या होता है कि यूनिट लिखने में और क्वांटिटी लिखने में इजी होता है। ठीक है, तो बच्चों आप बताओ कि अगर तुम 180 लीटर यूरिन बॉडी से पास आउट करोगे तो तुम्हारे सर्वाइवल के कितने चांसेस रह जाते हैं? तुम्हारे बॉडी में ब्लड खाली 5 लीटर 4 लीटर या जो भी है, ठीक है, और उस 5 लीटर ब्लड में तुम 180 लीटर दिन भर में अगर यूरिन निकाल दोगे तो फिर कैसे होगा? तो इसके लिए तुमको इतना पानी भी पीना पड़ेगा फिर। और सोचो 180 लीटर पानी निकालने के लिए तुमको कितना लीटर पानी पीना पड़ेगा? कम से कम उसका 2 गुना पियोगे, क्योंकि बॉडी में भी तो यूज होगा। इसका मतलब है हमेशा 500 लीटर का टैंक लेकर के चलो अपने अगल बगल। ठीक है, अपने साथ एक गाड़ी ले लो, गाड़ी में पाइप लगा के चलो, और हमेशा पाइप वो लेके चलिए। वो तो इतने बड़े दिक्कत नहीं है, पाइप लगा के आप चलेंगे, पानी पी लेंगे टंकी से, वो बड़ी दिक्कत नहीं है। बड़ी दिक्कत ये है बच्चों कि अगर इतना सारा यूरिन ह्यूमन बींग निकालना शुरू कर दे, आप सोचिए आप रहेंगे कहाँ फिर? पूरी धरती में बाढ़ आ जाएगा। ठीक है, इतना यूरिन 180 लीटर पर इंडिविजुअल, कितना पॉपुलेशन है? ठीक है, तो नेचर ने आपको बहुत अच्छी चीज दी है। ठीक है, वो कह रहा रावण बन जाएंगे सब, सब कोई डूब जाएगा यूरिन के सी में। सही बात है। तो सी लेवल देखते ही देखते अचानक से बढ़ जाएगा। ठीक है, इतने ह्यूमन बींग का यूरिनेशन अगर उसमें पहुंचेगा तो। हम्म, तब बच्चों यही वजह है कि तुम्हारे अंदर रीअब्जॉर्प्शन इतना इंपॉर्टेंट है कि वो तुम्हारा 180 लीटर को, 80 लीटर पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है, और सिर्फ यूरिन में कितना लीटर देता है? 1.5 लीटर के अप्रॉक्स देता है, या बहुत मैक्सिमम 1.8 लीटर देगा। तुम्हारा 99% से ज्यादा पानी रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है बच्चों। यही वजह है कि हम और आप इजीली सरवाइव कर रहे हैं, और रीअब्जॉर्प्शन की जो वैल्यू है हमको यहाँ से समझनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ से अगर आप समझेंगे तो ही आपको पता चलेगा कि हाँ रीअब्जॉर्प्शन इतना मतलब वो होता है। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ गया तो हैंड रेस कर दीजिए, फिर हम आगे का डिस्कस करें। सिर्फ 8 बच्चों को समझ में आया, 9 बच्चों को। आउट ऑफ 27 स्टूडेंट्स वी हैव ओनली 9 पार्टिसिपेंट हु रेज देयर हैंड। ओके ठीक है बच्चों, ओके ओके ओके, पुट योर हैंड्स डाउन एवरीवन। अब मैं एक और इम्पोर्टेंट चीज बताना चाहूंगा आप लोगों को, जो जरूरी है इस पॉइंट ऑफ व्यू से।
जब आपका जब आपका ब्लड फिल्टर किया जाता है यूरिन या फिल्ट्रेट बनाने के लिए, तो वो 3 लेयर से गुजरता है। 3 लेयर से उसको पास होना पड़ता है। जब मैंने ब्रीदिंग रेस्पिरेशन बताया था तो वहां पे भी 3 लेयर्स का जिक्र किया था हमने। तो मैंने कहा था कि जो ब्लड वेसल्स की लेयर होती है उसको हम एंडोथीलियम कहते हैं। ठीक है। जो ब्लड वेसल्स की लेयर होती है उसको एंडोथीलियम कहते हैं, जो टिश्यू की लेयर होती है उसको हम एपिथीलियम कहते हैं। तो ये 2 लेयर तो होंगी ही होंगी। तो सबसे पहले नेफ्रॉन एक टिश्यू है बच्चों। उस टिश्यू के लेयर से जो गुजरेगा उसको हम क्या कहेंगे? एपिथीलियम। ठीक है। क्या होगा? एपिथीलियम। और जो ब्लड होगा उसका लेयर क्या कहलाएगा? एंडोथीलियम कहलाएगा। और एंडोथीलियम एपिथीलियम के बीच में हमेशा कौन सी मेम्ब्रेन होती है? बेसमेंट मेम्ब्रेन है। तो 3 चीजों से होके गुजरेगा। अब बच्चों ये बताओ, ब्लड नेफ्रॉन से, सॉरी, जो फिल्ट्रेट होता है वो नेफ्रॉन से ब्लड में आता है या ब्लड से नेफ्रॉन में आता है? इज इट कमिंग फ्रॉम ब्लड टू नेफ्रॉन और नेफ्रॉन टू ब्लड? जो फिल्ट्रेट है, जो आपका बन रहा है फिल्टर, या जो यूरिन बन रहा है, वो एन टू बी है। नेफ्रॉन टू ब्लड ऐसे कैसे भाई? नेफ्रॉन से ब्लड में अगर आ जाएगा तो आप खुद सोचिए कैसे सर्वाइवल होगा। ब्लड टू नेफ्रॉन आएगा, हाँ भाई। ब्लड से ही तो फिल्टर होकर के नेफ्रॉन में आ रहा है, तो फिल्टरेट ब्लड टू नेफ्रॉन आएगा। तो सबसे पहली लेयर कौन सी पड़ेगी बच्चों? ब्लड वेसल्स की लेयर कौन सी है? हाँ, अब मैं आप ही से पूछूंगा, पहली लेयर कौन सी पड़ेगी? जब फिल्टर आउट होगा तो सबसे पहली लेयर कौन सी पड़ेगी? एंडोथेलियम, वेरी गुड। अब बीच वाली लेयर कौन सी पड़ेगी? एंडोथेलियम पहले पड़ेगी। बीच में कौन सी लेयर पड़ेगी बच्चों? वेरी गुड अनामिका, बेसमेंट मेम्ब्रेन पड़ेगी। हाँ अंजलि सोनिया, ठीक है। और नेफ्रॉन के ऊपर जो टिश्यू की लेयर है वो कौन सी पड़ेगी बच्चों? हाँ स्नेहा, ओके। एपिथेलियम, वेरी गुड अंजलि सलोनी, सोनिया, ओके। ठीक है मंतशा, एपिथेलियम पड़ेगी। हाँ स्नेहा, ओके। तो एपिथेलियम पड़ेगी। तो हमारे जो यूरिन फिल्टर हुआ वो 3 लेयर से हुआ। सबसे पहले एंडोथेलियम से गुजरा, फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन से गुजरा, फिर एपिथेलियम से गुजरा। लेकिन इन तीनों के अलावा भी जो एपिथेलियम होता है उसके अंदर एक स्पेशल सेल्स पाए जाते हैं जो और भी अच्छे से क्या करता है? ब्लड को फिल्टर करता है। उस स्पेशल सेल का नाम होता है बच्चों पोडोसाइट्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है। ये बाउमेंस कैप्सूल का फिल्ट्रेशन स्लिट है। क्या है? बाउमेंस कैप्सूल का फिल्ट्रेशन स्लिट है जो एपिथेलियम पे प्रेजेंट होता है। किसके एपिथेलियम पे? बाउमेंस कैप्सूल या नेफ्रॉन के एपिथेलियम पे प्रेजेंट होता है। यही मेन फिल्ट्रेशन कराता है। बाकी ब्लड क्या है, थोड़ा थोड़ा फिल्टर होकर के आ रहा है। अब उसमें से क्या चीजें फाइनली फिल्टर होके आएंगी या नहीं आएंगी, ये डिसाइड कौन करेगा? फिल्टर, ये पोडोसाइट्स। पोडोसाइट्स प्रेजेंट कहाँ पे होता है? एपिथेलियम पे। ठीक है बच्चों। ये पोडोसाइट्स आपने हो सकता है पहले भी पढ़े हो या नहीं पढ़े हो, तो अभी पढ़ रहे हैं। और हमेशा याद रखिएगा, कभी भी पूछ लिया जाए कि इस सारी चीजों में से फिल्ट्रेशन का सबसे मेन यूनिट कौन है, ठीक है? जब लेयर्स के नाम आए तो लेयर्स के नाम बताइएगा, जब यूनिट या सेल्स के नाम आए तो आप हमेशा क्या बताएंगे? पोडोसाइट्स बताएंगे। ठीक है। तो पोडोसाइट्स कहाँ पे प्रेजेंट होता है? एपिथीलियम वाले रीजन में प्रेजेंट होता है। तो आप एपिथीलियम और पोडोसाइट्स को अलग अलग मत देखिएगा। एपिथीलियम में ही क्या है? पोडोसाइट्स है। पोडोसाइट्स सबसे सबसे इफेक्टिव और सबसे फाइन फिल्ट्रेशन कौन करता है? पोडोसाइट करता है। अब बच्चों देखो, जैसे आपका फिल्टर होता है ना, फिल्टर में भी कई लेयर से पानी गुजरता है। लेकिन एक लेयर होती है वो सबसे माइन्यूट फिल्ट्रेशन करती है। वो जो पीले कलर की एक शीट लगी होती है वो सबसे फाइन फिल्ट्रेशन करती है। तो बाकी सब ऐसा नहीं कि फिल्टर नहीं कर रहे हैं, बाकी सब कॉमन फिल्टर कर रहे हैं। लेकिन वो जो फाइन शीट है वो हर चीज ऑलमोस्ट फिल्टर कर दे रही है। तो वो सबसे मेन लेयर मानी जाती है फिल्टर की भी। इसी तरह आपकी किडनी में एंडोथीलियम भी फिल्ट्रेशन का काम कर रहा है, बेसमेंट मेम्ब्रेन भी फिल्ट्रेशन का काम कर रहा है, लेकिन सबसे इफेक्टिव फिल्ट्रेशन अगर कोई करता है तो वो कौन है? पोडोसाइट्स ऑफ एपिथेलियम। दैट्स व्हाई वी आर एक्चुअली डिस्क्राइबिंग दिस वन। अब बच्चों थोड़ा सा मैं डेप्थ में जा सकता हूँ क्या?
चलिए मैं कोशिश करता हूं, अगर आप लोग इस कंसेप्ट को उठा पाए तो। सबसे पहले तो कंसेप्ट को समझने के लिए, ये कंसेप्ट समझना जरूरी क्यों है ये मैं समझा देता हूँ। ब्लड में भी ब्लड में भी कुछ लिक्विड्स हैं, ठीक है। नेफ्रॉन में भी कुछ लिक्विड है। फिल्टर होने के बाद कुछ लिक्विड नेफ्रॉन में भी आ गए, ब्लड में भी अपना ब्लड का लिक्विड है ही। तो दोनों लिक्विड में ये वाला लिक्विड इसकी तरफ क्यों नहीं आ रहा है, ये वाला लिक्विड इसकी तरफ क्यों आ रहा है? लिक्विड हमेशा ब्लड से नेफ्रॉन की तरफ क्यों फ्लो कर रहा है, नेफ्रॉन से ब्लड की तरफ क्यों नहीं फ्लो कर रहा है? तो इसका एक सिंपल सा आंसर बनता है कि ब्लड के लिक्विड का प्रेशर ज्यादा है एज कंपेयर टू नेफ्रॉन के लिक्विड, ठीक है। हाँ, प्रेशर ग्रेडियंट है। ब्लड के अंदर जो फ्लूइड है उसका प्रेशर ज्यादा है। इसी यही वजह है कि हमेशा जो लिक्विड है या वाटर है वो ब्लड से नेफ्रॉन की तरफ फ्लो कर रहा है। तो क्या है वो प्रेशर, कितना ज्यादा है वो प्रेशर, वो हम पढ़ने जा रहे हैं। तो क्या मैं डिस्कस करूं बच्चों? ओके बच्चों, तो मैं स्टार्ट करता हूं आप लोगों के ऊपर भरोसा करके। एक है रीनल प्लाज्मा प्रेशर, ठीक है। आपका प्लाज्मा का प्रेशर जो होता है, जो या ब्लड का जो प्रेशर होता है, वो 75 mmHg होता है बच्चों। 75 mmHg प्लस में। मतलब ये क्या करता है, ब्लड को प्रोमोट करता है नेफ्रॉन में जाने के लिए, इतना ज्यादा ब्लड का प्रेशर होता है। दूसरा एक जो प्रेशर लगता है बच्चों, वो कोलाइडल प्रेशर है। कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर क्या करता है, ये नेगेटिव प्रेशर होता है। ये कोशिश करता है कि ब्लड का फ्लूइड नेफ्रॉन में ना आए, ठीक है। तो ये करीब 15 - 15 mmHg होता है, ठीक है। ये कोशिश करता है कि जो ब्लड है वो ना आए। कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर कहते किसको है? जैसे मान लो नेफ्रॉन के अंदर जो फ्लूइड है, सॉरी, ब्लड के अंदर जो फ्लूइड है, अब ब्लड का फ्लूइड लिक्विड भागना चाह रहा है किसकी तरफ, नेफ्रॉन की तरफ भागना चाह रहा है। अब उस ब्लड में प्रेजेंट जो कोलाइडल सब्सटेंस है या सॉलिड सब्सटेंस है, वो ब्लड को फ्लो नहीं करने देना चाहते, वो जल्दी भागने नहीं देना चाहते हैं, ठीक है बच्चों। किसी भी लिक्विड में जब कोई लिक्विड एक साइड से दूसरी साइड आ रही होती है या आना चाहती है, तो उस लिक्विड में प्रेजेंट जो सॉलिड सब्सटेंस होते हैं वो उसके फ्लो को रेजिस्ट करना चाहते हैं, ठीक है। तो यही रेजिस्टेंस का जो प्रेशर है उसको हम कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। और ये क्या करते हैं, रेजिस्ट कर रहे हैं, ये नहीं चाहते कि ब्लड फ्लो करे नेफ्रॉन की तरफ। ब्लड में ही प्रेजेंट ब्लड के सॉलिड पार्ट्स क्या चाहते हैं कि ब्लड फ्लो ना करे। तो ये क्या कर रहे हैं, एक नेगेटिव प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, दैट इज -15 mmHg। अब बच्चों एक और प्रेशर होता है जिसको आप कह सकते हैं, ये आपके किडनी, मतलब ग्लोमेरुलर ऑस्मोटिक प्रेशर कह सकते हैं, या फिर फिल्ट्रेट का कह लो, ठीक है। जो फिल्ट्रेट का प्रेशर होता है बच्चों, ठीक है। और फिल्ट्रेट का जो प्रेशर होगा वो कितना, जो मतलब किडनी के अंदर प्रेजेंट लिक्विड है। अब मान लो एक तो वो रेजिस्टेंस प्रेशर है जो ब्लड में प्रेजेंट सॉलिड सब्सटेंस का है, और नेफ्रॉन में प्रेजेंट जो लिक्विड है। जब कोई लिक्विड एक से दूसरे साइड में जा रहा है, तो जो दूसरी जगह का लिक्विड होता है, क्या वो आने देगा आराम से या रेजिस्ट करेगा? आपके ऊपर क्वेश्चन छोड़ रहा हूं। जब एक लिक्विड अपनी जगह से दूसरे लिक्विड में जाता है, तो दूसरा लिक्विड का उसको स्वागत करता है, आइए आप हमारे में मिल जाइए, या उसको रेजिस्ट करता, नहीं तुमको हम नहीं आने देना चाहते? हाँ, रेजिस्ट करेगा। चलिए, हाँ ठीक है, फिर मैंने ये कंसेप्ट पढ़ा के आप लोगों को गलती नहीं की। आप लोगों को अगर इतना, हाँ, इतना बेसिक्स पता है तो समझ जाएंगे। तो वो रेजिस्ट करता है। तो फिल्ट्रेट प्रेशर जो होता है बच्चों, ये भी क्या करता है, रेजिस्ट करता है। और ये ज्यादा प्रेशर लगा के रेजिस्ट करता है। दिस प्रेशर इज ऑलमोस्ट गोइंग टू 30 mmHg, -30, क्योंकि रेजिस्ट कर रहा है। ये भी रेजिस्ट कर रहा है, ये भी रेजिस्ट कर रहा है। तो अब टोटल प्रेशर कितना लग रहा है, ठीक है।
तो टोटल फिल्ट्रेशन प्रेशर हो रहा है या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर जो लग रहा है वो कितना लग रहा है? पहले रीनल प्लाज्मा प्रेशर लग रहा है, दैट इज 75 mmHg, प्लस में उसके बाद माइनस 15 mmHg माइनस 30 mmHg। तो ये दोनों को आप प्लस कर देंगे, ठीक है, -15 और -30 को आप प्लस कर देंगे, तो टोटल जो प्रेशर होगा वो प्लस में आएगा। कितना प्लस में आएगा बच्चों? टोटल प्रेशर विल बी इन प्लस। 75 -45 करेंगे तो आप अप्रोक्स 30, तो 20 से लेके 30 mmHg पॉजिटिव प्रेशर में आपको आंसर मिलेगा, ठीक है, मतलब इतना ही होता है। तो आपका ओवरऑल जो प्रेशर लग रहा है वो कौन जीत रहा है? जो नेफ्रॉन का प्रेशर है वो जीत रहा है या जो ब्लड का प्रेशर है वो जीत रहा है? प्लस वाला जीत रहा है या माइनस वाला जीत रहा है यहाँ पर? हाँ, ब्लड वाला जीत रहा है, मतलब प्लस वाला जीत रहा है। यही वजह है कि जो ब्लड का फिल्ट्रेट होता है वो प्लस में होने की वजह से ही नेफ्रॉन में ट्रांसफर कर पाता है अपने लिक्विड को। कंसेप्ट समझ में आ गया बच्चों? हालांकि जिनको नहीं समझ में आया है कोई बात नहीं, ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं था, ये बच्चों ने कहा कि आप सिर्फ थोड़ा एक्स्ट्रा चले जाइए, तो मैं जाके पढ़ा दिया। नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं है, आप बस इतना समझ लीजिए कि ब्लड का प्रेशर नेफ्रॉन के प्रेशर से ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 20 से 30 mmHg ज्यादा है। कैसे है ये आप जानने की कोशिश मत कीजिए, बस इतना समझ लीजिए कि ब्लड का प्रेशर ज्यादा है नेफ्रॉन से। और जिनको समझ में आ गया है कि 20 से 30 mmHg कैसे ज्यादा है, वो अच्छी बात है कि समझ लिए वो लोग। हाँ, जिन बच्चों को भी समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं, इट्स ओके। हाँ, खुशी कुछ कहना चाह रहे हैं? कई बार बच्चे ऐसा करते हैं ना, हैंड रेस कर देते हैं और मैं उन लोग को अनम्यूट कर रहा हूँ तो तब तक वो अपना हैंड्स डाउन कर लेते हैं और मैं ही सामने आके म्यूट कर लेता हूँ खुद को। मेरे साथ ये बहुत होता है। नाउ सी, you have the structure of podocytes in Bowman's capsule. You have the structure of afferent and efferent arterioles. Okay. बाकी सारी चीज बाउमेंस कैप्सूल है, पीसीटी का भी है, ग्लोमेरुलस के कैपिलरीज का भी डायग्राम है, ठीक है। तो ये सारे कैपिलरीज या इसके डायग्राम्स हैं। सो इसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं हम। अह, आज बच्चे बहुत कम, अरे कोई बात नहीं, आप आए हो बहुत बड़ी बात है। एफेरेंट वो आर्टीरियोल है जो ब्लड को किडनी में लाके या नेफ्रॉन में लाके देता है, इफरेंट वो है जो फिल्टर होने के बाद लेके जाता है, ठीक है। ए मतलब आना, ई मतलब एग्जिट, जाना। एफरेंट लेके आता है, ई लेके जाता है, ठीक है। तो एफरेंट का प्रेशर हमेशा इफरेंट के मुकाबले क्या होता है? ज्यादा होगा, ठीक है। हाई प्रेशर से लेकर के आता है, ये अभी मैंने बताया भी कि हाई प्रेशर होता है तभी तो नेफ्रॉन के पास चला जाता है, ठीक है। तो इसका प्रेशर हमेशा क्या होगा? हाई होगा, जिसके वजह से फिल्ट्रेट बन पाता है, देखिए, ठीक है। नाउ दिस पोर्शन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल। ये कंसेप्ट बहुत इजी भी है और एक तरह से कहें तो हार्ड भी है बच्चों, ठीक है। इन दिस डायग्राम इज ऑल्सो प्रेजेंट इन एनसीईआरटी। ये जो एरो है, एक मिनट बच्चों, मैं बता रहा हूँ ये किस चीज का डायग्राम है बच्चों। देखिए, ये जितना भी चीज बाहर निकलता हुआ दिख रहा है, बाहर की तरफ जो भी एरोज हैं, दे आर रीएब्जॉर्प्शन,
इन सब चीजों का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है। और जितनी भी चीजें अंदर जाती हुई दिख रही हैं, ये सब सिक्रीशन है। जो फिल्ट्रेट में जाएंगी, ब्लड टू फिल्ट्रेट, दैट इज सिक्रीशन। जो फिल्ट्रेट टू ब्लड जाएंगी वो रीअब्जॉर्प्शन है। यहाँ पर भी सेम केस है। अब बच्चों, अब आपको दिख रहा है कौन सी चीज जा रही है, कौन सी चीज आ रही है। इसका मतलब अब आप समझ लेंगे कि जो एरोज नेफ्रॉन में जाते हुए दिख रहे हैं वो क्या है, सिक्रीशन है। और जो एरोज नेफ्रॉन से निकलते हुए दिख रहे हैं वो सब रीएब्जॉर्प्शन है। ठीक है, इसमें भी सेम केस है, इसमें भी सेम केस है। देखो H2O निकलता हुआ, NaCl निकलता हुआ दिख रहा है। इसका मतलब क्या है, ये ये क्या हो रहे हैं, रीएब्जॉर्ब हो रहे हैं। ठीक है, और ये जाता हुआ दिख रहा है, मतलब ये सिक्रीशन हो रहा है इसका, यूरिया का। अब बच्चों, एक चीज जो आपको जाननी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ सोनिया, कुछ कहना चाह रहे क्या? ये सर ये नीचे वाले में H2O और NaCl वाला क्या हो रहा है? ये निकल रहा है ना, बाहर की तरफ दिख रहा है ना, जाता हुआ। तो जाते जाने का मतलब रीएब्जॉर्प्शन। ओके सर। हाँ, जो एरो आउटसाइड की तरफ है वो मतलब क्या है, रीएब्जॉर्प्शन है। जो इनसाइड की तरफ है वो सिक्रीशन है। अब बच्चों, सोनिया अभी भी कुछ कहना है क्या आपको? ऐसे ही हैंड रेस की, अच्छा ठीक है। बच्चों देखिए, ये सबसे पहला वाला जो डक्ट है इसको हम पीसीटी कहते हैं। ये किससे बना होता है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम से बना होता है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डक्ट होता है बच्चों। यहाँ पर 100% न्यूट्रिएंट रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं। सॉल्ट्स 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 और वाटर, सॉल्ट और वाटर यहाँ पर 70% तक रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं। तो न्यूट्रिएंट 100% रीअब्सॉर्ब हो जाएंगे, सॉल्ट और वाटर 70% यही रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं बच्चों। इतना इंपॉर्टेंट है ये। ये यू टर्न में तो कुछ नहीं दिख रहा है ना। यू टर्न का मतलब यहाँ से फिल्ट्रेट घूम के ऊपर चला गया है, मतलब यहाँ से आता हुआ घूम के ऊपर चला गया है। तो यू टर्न में कोई एरो मतलब ऐसा नहीं दिखाया जा रहा कि कोई चीज आ रही है या जा रही है। सिर्फ फ्लूइड फिल्ट्रेट का फ्लो दिखाया जा रहा है। तो 70% क्या है बच्चों, वाटर और सॉल्ट सिंपली क्या हो रहा है, रीअब्सॉर्ब हो रहा है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज बच्चों, ये जो एरिया है जो यू शेप में है, ये लूप ऑफ हेनले कहलाता है। यहाँ पर 20% से लेके 25% तक पानी का रीअब्जॉर्प्शन होता है। पानी और सॉल्ट का, वाटर और सॉल्ट का रीअब्जॉर्प्शन होता है। आपको यहाँ पर सिर्फ वाटर और सॉल्ट दिख भी रहे होंगे। ठीक है, वाटर और सॉल्ट का क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन होता है। ये एरिया लूप ऑफ हेनले बच्चों रिस्पॉन्सिबल है कि आपका यूरिन डाइल्यूटेड होगा या कंसंट्रेट होगा। आपके यूरिन को डाइल्यूट बनाना या कंसंट्रेट बनाना, ये इसका काम है। इसका मेन काम ही होता है यूरिन को कंसंट्रेटेड बनाना। यूरिया तो ऐड होगा ना बच्चे, क्योंकि यूरिया को क्या करना है, फिल्टर आउट करना है ना। और इसका हम जो मैकेनिज्म है वो बाद में समझाएंगे भी। और ये जो लास्ट पार्ट है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको हम डीसीटी कहते हैं, डिस्टल कन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल। सबसे कम रीअब्जॉर्प्शन यही होता है, 2 से 5%, सबसे कम किसी भी चीज का। और यहाँ पे जो रीअब्जॉर्प्शन होता है वो हॉर्मोन्स के इन्फ्लुएंस में होता है। मतलब ये खुद से रीअब्जॉर्प्शन नहीं करता, खुद से करेगा तो 2-3% करेगा। हॉर्मोन्स के इन्फ्लुएंस में करेगा तो 5 to 7% तक कर जाएगा। तो हॉर्मोन्स के इन्फ्लुएंस में ज्यादा रीअब्जॉर्प्शन करता है। यहाँ पर भी मेजोरिटी में वाटर, सॉल्ट्स और आयंस ही रीअब्जॉर्ब होते हैं। ठीक है, तो कई हद तक ये भी रिस्पॉन्सिबल है यूरिन को डाइल्यूट बनाने के लिए या फ्रीक्वेंट यूरिनेशन के लिए। अगर आपको ज्यादा यूरिन आ रहा है तो समझ लीजिए कि डीसीटी कम एब्जॉर्प्शन कर रहा है। अगर आपको कम यूरिन आ रहा है तो समझ लीजिए डीसीटी ज्यादा एब्जॉर्प्शन कर रहा है। तो डीसीटी के ऊपर यही जिम्मेदारी है कि अगर तुम्हारे अंदर पानी ज्यादा है तो वो फ्रीक्वेंट यूरिनेशन कराता है, जल्दी जल्दी यूरिन पास आउट कराता है। और अगर तुम्हारे अंदर पानी की कमी हुई पड़ी है तो वो क्या करता है, स्लोली स्लोली रीएब्जॉर्प्शन कराता है बच्चों। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों? आपके एनसीईआरटी में सेम डायग्राम दिया गया है। हैंड रेज कर लीजिए एक बार समझ में आ गया तो। डीसीटी एक बार और देखो, 70% तुम्हारा वाटर और सॉल्ट यही एब्जॉर्ब हो गया।
20 से 25% यहाँ पर लूप ऑफ हेनले में एब्जॉर्ब हो गया, ठीक है। बचा कितना, यही 5 से 10% तो बचा आपका। तो 5 से 10% जो होता है या 7% तक जो होता है वो डीसीटी में होता है। लेकिन डीसीटी में यहाँ ऑटोमेटिक मैकेनिज्म है, प्रॉक्सिमल में लूप ऑफ हेनले में ऑटोमेटिक है। हार्मोन चाहेगा तब भी रीअब्जॉर्प्शन होगा, नहीं चाहेगा तब भी होगा। लेकिन डीसीटी में हार्मोन के चाहने से ज्यादा रीअब्जॉर्प्शन होता है और हार्मोन के नहीं चाहने से कम रीअब्जॉर्प्शन होता है। जिसके वजह से अगर हार्मोन नहीं चाहेगा कि रीअब्जॉर्प्शन हो जो, तो आपको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होगा, तब आपका यूरिन ज्यादा पास आउट होगा। और अगर हार्मोन चाहेगा कि रीअब्जॉर्प्शन हो डीसीटी में, तब आपका यूरिन कम पास आउट होगा। तो आप फील करते होंगे कि ठंडी के दिनों में जल्दी जल्दी यूरिनेशन होता है, जब आप ज्यादा पानी पी लेते हैं तो जल्दी यूरिनेशन होता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि यूरिन काफी देर तक नहीं भी आता है। तो ये डीसीटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि यूरिन ज्यादा आएगा कि कम आएगा। और डीसीटी किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, हॉर्मोन्स के ऊपर। वो कौन से हॉर्मोन्स हम आगे पढ़ेंगे। हाँ श्रेयांश, कुछ कहना चाह रहे हैं? रितु कुछ कहना चाह रहे हैं? अच्छा। ओ, कलेक्टिंग डक्ट आपको नहीं पढ़ना है क्योंकि कलेक्टिंग डक्ट इज नॉट द पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। तो अभी आपको कलेक्टिंग डक्ट बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। कलेक्टिंग डक्ट एक स्पेशल मैकेनिज्म में पढ़ाऊंगा जिसका नाम है काउंटर करंट मैकेनिज्म। उसमें हम लोग इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, एक्चुअली क्या है कि टुडे आई एम नॉट फीलिंग वेल, सो आई थिंक आई हैव टू रेस्ट माय लेक्चर हियर ओनली। शैल आई? इतना समझ गए हो ना आप लोग? ठीक है बच्चों। हाँ, I hope you will understand the condition of mine and मैं चाहता तो था कि आज ही कंप्लीट करूं आप लोगों का, बट ठीक है, मैं कल डिस्कस करूंगा इसको। चलो बाय बच्चों।